सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक प्रसारण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब जैसे कि हमने जाना, कोई भी अगर एक आयामी ऐसे सिंगल वन डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट है उसमें ऊष्मा प्रदान करेंगे तो उसके लेंथ में वृद्धि होगी। ठीक, तो उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक तार है जिसका लेंथ है L1। इसका लेंथ L1 है और इसका टेम्परेचर है T1। लेंथ L1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक, अब रैखिक प्रसारण गुणांक में क्या कहा जा रहा है कि रेखीय प्रसारण, ये रैखिक प्रसारण यानी लंबाई में वृद्धि। रैखिक प्रसारण जो होगा किसी भी क्षण का धात्विक क्षण हो, सुचालक जो हो, उस क्षण में रैखिक प्रसारण जो होगा यानी उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो समानुपात होगा उसकी प्रारंभिक लंबाई के साथ, और समानुपात होगा क्षण के तापक्रम में वृद्धि के साथ। यानी इसका तापमान अभी जितना है और जितना होगा ऊष्मन देने के बाद उस तापक्रम में वृद्धि उसके ऊपर निर्भर कर रही है, और उसकी प्रारंभिक लंबाई यानी उसका जो लेंथ है उसके ऊपर। तो हम मान लेते हैं एक क्षण हमारे पास है AB, एक क्षण है जिसका लेंथ है L1, AB का लेंथ L1 है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है, प्रारंभिक तापमान T1 है। अब इसमें तापमान दिया जा रहा है, तापमान देने के फलस्वरूप AB जो है ये क्या हो गया, A प्राइम और B प्राइम हो गया, ये लेंथ बढ़ गया है, और इसका लेंथ बढ़ के हो गया L2 और तापमान हो गया T2। ठीक, यानी इसको मैंने कितना तापमान दिया, इसे मैंने कितना तापमान दिया, तापमान जो इसमें दिया वो होगा T2 माइनस T1, ये होगा तापमान में अंतर। इतनी ऊष्मा उसके अंदर गई है, तापमान बढ़ाया गया उसका। तो जो पहले जब हमारी छड़ थी उसकी लंबाई थी L1, उसका तापमान T1 था, और उसके बाद उसमें ऊष्मा प्रदान करने के फलस्वरूप क्या हुआ, उस छड़ की लंबाई बढ़ गई, हो गया L2 और तापमान हो गया T2। यहाँ क्या होगा, T2 हमेशा T1 से बड़ा होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब ये जो परिभाषा है रैखिक प्रसारण की, इसके हिसाब से क्या है, रैखिक प्रसारण यानी अंतर, किसका अंतर, इसकी लंबाई का अंतर, उस छड़ की लंबाई का अंतर यानी रेखीय प्रसारण जो है वो उसके प्रारंभिक लंबाई के साथ समानुपाती होगा। तो रैखिक प्रसारण हुआ कितना, यानी रैखिक प्रसारण ये हुआ कितना, ये होगा L2 माइनस L1। ठीक, रैखिक प्रसारण कितना हुआ, L2 माइनस L1, यानी यही है उसके लेंथ में परिवर्तन। ठीक, इसकी लंबाई में परिवर्तन है L2 माइनस L1, और इस परिभाषा के हिसाब से ये रैखिक प्रसारण L2 माइनस L1 यानी L2 माइनस L1 ये समानुपात होगा किसके साथ, उसकी प्रारंभिक लंबाई के साथ। और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L1, इसके साथ, और समानुपात किसके साथ होगा, छड़ के तापमान में वृद्धि, तापक्रम में वृद्धि, यानी T1 था T2 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, T2 माइनस T1। वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई तापमान में वृद्धि कितनी हुई, T2 माइनस T1। तो ये क्या होगा, T2 माइनस T1। अब इन दोनों समानुपात को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल L1 T2 माइनस T1 हुआ। अब हमें मालूम है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये समानुपात जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक स्थिरांक आता है, L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फ़ा L1 T2 माइनस T1। ये अल्फ़ा ही असल में तुम्हारा क्या है, अल्फ़ा ही है असल में तुम्हारा रैखिक प्रसारण गुणांक, रैखिक प्रसारण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को ही कहते हैं, जो असल में है क्या, जो असल में एक स्थिरांक होना चाहिए, लेकिन अभी हम जानेंगे कि अल्फ़ा असल में स्थिरांक होता नहीं है, ये हर पदार्थ के लिए इसका मान बदल जाता है। ठीक, तो ये स्थिरांक क्यों है, ये सिर्फ गणित में हमें मालूम है, प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को ही बोला गया है रैखिक प्रसारण गुणांक। तो अब इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू L2 माइनस L1 बटा L1 T2 माइनस T1। तो क्या क्या जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा क्या रखा है, बाकी सबको नीचे लेगा, तो ये आया। तो ये जो समीकरण निकला, ये तुम्हारा समीकरण किसका निकला, रैखिक प्रसारण गुणांक अल्फ़ा बराबर L2 माइनस L1 बटा L1 T2 माइनस T1। ये निकल गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका, रैखिक प्रसारण गुणांक का। ठीक, क्लियर हुआ। अब जैसे कि हमने जाना कि अल्फ़ा क्या है, L2 माइनस L1 यानी लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई T2 माइनस T1। अब इसकी इकाई क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की जो इकाई है वो लंबाई के इकाई पर निर्भर नहीं करेगी। अल्फ़ा की जो इकाई होगी वो लंबाई के इकाई पर निर्भर नहीं करेगी। इसका मतलब देखो क्या, कि
L2 माइनस L1 क्या होगा, इसकी इकाई क्या होगी, L2 भी लंबाई है, L1 भी इकाई है। अगर मान ले सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर है, और मान ले 5 सेंटीमीटर है तो आएगा क्या, सेंटीमीटर ही में आएगा। ये भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, टेम्परेचर यानी तापमान की इकाई बचेगी। यानी अल्फ़ा का जो मान है वो लंबाई के इकाई पर निर्भर नहीं करेगी। किस पर निर्भर करेगी, लंबाई की इकाई पर निर्भर नहीं करेगी, निर्भर किस पर करेगी, तापमान की इकाई पर। यानी ऐसे उदाहरण के यहीं पे हम देखते हैं, अगर सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर इंटू तापमान को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर कट गया तो बचेगा क्या, 1/डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिखेंगे, या केल्विन स्केल में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया। अब ध्यान दो, इसी को एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि अल्फ़ा का मान यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, ये आयरन, अगर हम लोहे का देखेंगे आयरन का, तो ये आता है 1.2 या 12.0 इंटू 10⁻⁻6। ये अब ये जो है अल्फ़ा का, ये है क्या, आयरन के लिए आयरन का रैखिक प्रसारण गुणांक का मान है। हर पदार्थ का मान अलग अलग, तुम्हारी किताब में चार्ट होगा, चार्ट से तुम देख सकते हो। तो ये जो कथन है अल्फ़ा इक्वल टू 12.0 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अल्फ़ा का मान की इकाई, देखो अल्फ़ा की इकाई में लंबाई की इकाई नहीं आ रही। यानी अगर लोहे का जो भी छड़ है, ये जो हमने लेंथ माना है, ये छड़ अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर है या 1 फीट है या 1 मीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो भी उसका अल्फ़ा का मान यही आएगा, 1 फीट है तो भी उसके अल्फ़ा का मान इतना ही होगा, और 1 मीटर है तो भी अल्फ़ा का मान इतना ही होगा। यानी लंबाई की इकाई चाहे कुछ भी हो, अल्फ़ा का मान देखो आयरन के लिए सेम ही रहेगा। यानी अल्फ़ा का मान लंबाई पे निर्भर नहीं कर रहा है, लंबाई के इकाई पे अल्फ़ा का मान निर्भर नहीं कर रहा है। यानी मैं 1 सेंटीमीटर लूँ या 1 फीट लूँ या 1 मीटर लूँ, जो भी मैंने लेंथ माना है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है मेरे अल्फ़ा का मान, निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, टेम्परेचर की इकाई के ऊपर। दूसरा, ये हम जानते हैं कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में तापमान में अंतर होता है, ठीक। 5/9 + 32, ये इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन में इक्वेशन। तो अगर अल्फ़ा का मान सेल्सियस स्केल में कुछ है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कुछ और होगा, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान में थोड़ा अंतर आता है, ठीक है कि नहीं। तो ये तुम जान लो कि अल्फ़ा का जो है उसका मान लंबाई की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन निर्भर करता है किसके ऊपर, तापमान की इकाई के ऊपर। यानी सेल्सियस स्केल में अगर एक तापमान है तो फ़ारेनहाइट स्केल में दूसरा वो दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है जिसमें तापमान अलग अलग दिखाता है कि नहीं। तो ये हो गया अल्फ़ा के बारे में जानकारी। तो अल्फ़ा है क्या, तुम्हारा रेखीय प्रसारण गुणांक। क्लियर। इसमें और जो हम जानेंगे वो ये कि इसी इक्वेशन को, अब अल्फ़ा की अगर हमें परिभाषा निकालनी है, इसकी अगर मुझे परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा कैसे लिखें, ध्यान से देखो। अल्फ़ा इक्वल टू, अगर हम मान लें ये जो L1, अगर हम मान लें जो L1 जो हमने लिया था, जो लेंथ हमने छड़ का लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, इकाई यूनिट अगर लेंथ है यानी 1 सेंटीमीटर है, और तापमान में वृद्धि भी 1 डिग्री ही हुआ है। यानी पहले जो भी तापमान था, पहले अगर मान लेते हैं जो उस छड़ का तापमान T1 बराबर मान लो 10 डिग्री था, तो और वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है मान लो 1 डिग्री की, यानी 10 से बढ़ के वो 11 डिग्री में पहुंचा, तो अंतर कितना होगा, 11 - 10 यानी 1 डिग्री। यानी तापमान में वृद्धि भी अगर 1 डिग्री की हुई है और लेंथ, इनिशियल लेंथ भी अगर 1 सेंटीमीटर था, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, यानी अगर इफ़ माना L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 माइनस T1 ये भी है 1 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या होगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू L2 माइनस L1 ही रह जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू L2 माइनस L1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये L1 भी हो गया 1 और T2 माइनस T1 भी हो गया 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू L2 माइनस L1 ही बचेगा। तो ये जो निकला परिभाषा, यहीं से हमारा अल्फ़ा का परिभाषा आ जाएगा। कैसे आएगा कि इकाई लंबाई के किसी छड़ को अगर इकाई डिग्री तापमान प्रदान की जाए या इकाई डिग्री तापमान परिवर्तन किया जाए, तो जो लंबाई में अंतर होगा, यानी L2 माइनस L1, वही असल में होगा रेखीय प्रसारण गुणांक, ठीक। अगर यूनिट लेंथ हो, इनिशियल लेंथ,
टेम्परेचर डिफरेंस भी अगर यूनिट हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो लेंथ में जो परिवर्तन होगा L2 माइनस L1 वही असल में है रेखीय प्रसारण गुणांक। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1। क्लियर। अब इस इक्वेशन का एक और रूप हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो वो क्या। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो होगा क्या, अल्फा इंटू L1 T2 माइनस T1 इक्वल टू L2 माइनस L1। अब इस L1 को अगर इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ, L2 इक्वल टू L1 प्लस अल्फ़ा L1 T2 माइनस T1। ठीक, अब L1 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 L2। ये एक और इक्वेशन, इसका इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन ए। ठीक, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये देख लो। इक्वेशन हमें बाद में जब हम रिलेशन निकालेंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा के बीच में, तब हमें इक्वेशन काम में आएगा। ठीक है, अभी के लिए इक्वेशन कैसे निकला ये हमने सीख लिया, अल्फ़ा से किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला इक्वेशन निकला। ठीक, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रैखिक प्रसारण किसे कहते हैं, रैखिक प्रसारण गुणांक किस तरह से हमने निकाला सूत्र, वो रैखिक प्रसारण गुणांक किसकी इकाई पर निर्भर नहीं करता, किसकी इकाई पर निर्भर करता, ये भी हमने जाना। ठीक, अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का हमने परिभाषा भी किस तरह से निकाला, यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, और उसका एक और गणित मैथमेटिकल रूप भी देखा, फॉर्म भी देखा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक, अभी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कह रहा है क्षेत्रीय प्रसारण यानी किसी भी सरफेस का एरिया में वृद्धि, एरिया यानी क्षेत्रफल में वृद्धि, वो समानुपाती होगी प्रारंभिक क्षेत्रफल के साथ और तापमान की वृद्धि के साथ। ठीक, तो मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए हमारे पास एक स्क्वायर एरिया है। ठीक, इसका लेंथ L1, ब्रेथ B1 और एरिया है S1। एरिया क्या है S1, कब, जब टेम्परेचर है T1। T1 टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर, जब प्रारंभिक तापमान T1 पे प्रारंभिक क्षेत्रफल इस स्क्वायर का क्षेत्रफल था S1। अब इसमें ऊष्मा प्रदान की गई, ऊष्मा प्रदान करने के फलस्वरूप इसका एरिया क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, ऊष्मीय प्रसारण हुआ। L2 लेंथ हो गया, ब्रेथ B2 और एरिया हो गया S2 जब तापमान था T2। T2 तापमान पर एरिया हो गया S2, और जहाँ पे T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक, तो क्षेत्रीय प्रसारण क्या है, मतलब क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक कैसे निकालेंगे, क्षेत्रीय प्रसारण समानुपाती है प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापमान की वृद्धि। तो क्षेत्रीय प्रसारण यानी क्षेत्रीय प्रसारण मतलब क्या, क्षेत्रीय एरिया में वृद्धि। अब एरिया में वृद्धि कितना हुआ, देखो एरिया में वृद्धि कितना हुआ है, एरिया था S1 हो गया है S2, तो वृद्धि कितना होगा क्षेत्रफल में, क्षेत्रीय वृद्धि कितनी होगी S2 माइनस S1, या क्षेत्रीय प्रसारण कितनी होगी S2 माइनस S1। और ये क्षेत्रीय प्रसारण किसके समानुपाती है, प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है S1। ठीक, तापमान में वृद्धि कितनी है, तापमान में वृद्धि यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है T2 माइनस T1। ठीक, तो इस परिभाषा के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्षेत्रीय वृद्धि या क्षेत्रीय प्रसारण S2 माइनस S1 ये समानुपाती होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी S1 के साथ, और समानुपाती होगा तापमान में परिवर्तन यानी T2 माइनस T1 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों का अगर एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1 प्रोपोर्शनल S1 T2 माइनस T1। अब प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, एक कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे बीटा, T2 माइनस T1। और ये बीटा ही असल में है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कौन है, ये बीटा। यानी बीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। क्लियर, यानी बीटा बराबर हुआ S2 माइनस S1 बटा S1 T2 माइनस T1। तो ये बीटा क्या निकला, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या सरफेस एक्सपेंशन। अब बीटा की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो, बीटा में जो होगा, बीटा की यूनिट भी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर भी एरिया है
एरिया डिफरेंस है तो इसका S2 माइनस S1 की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर। S1 की इकाई भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी, मीटर स्क्वायर होगा, फीट स्क्वायर होगी, तो दोनों सेम एरिया है तो कट गई, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ वही टेम्परेचर की इकाई। ठीक, यानी सेल्सियस स्केल में या तो डिग्री सेल्सियस 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, केल्विन स्केल में। ठीक, तो ये हो गया इसकी एरिया। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि बीटा जो है वो एरिया की यूनिट पे निर्भर नहीं कर रहा है, एरिया के यूनिट पे निर्भर नहीं कर रहा है। और उसी तरह से बीटा निर्भर किसके ऊपर कर रहा है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की यूनिट पर निर्भर कर रहा है। यानी जैसे कि हमें मालूम है कि 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 C। ठीक, यानी सेल्सियस स्केल में जो तापमान होगा फ़ारेनहाइट स्केल में उसका 5/9 होगा। ठीक, तो यानी सेल्सियस स्केल में जो मान आएगा बीटा का, फ़ारेनहाइट स्केल में उसका 5/9 टाइम्स आएगा, यानी चेंज होगा। यानी टेम्परेचर की इकाई पर, टेम्परेचर कौन सी इकाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बीटा का मान चेंज हो रहा है। लेकिन एरिया की इकाई, एरिया की इकाई चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे वो फीट स्क्वायर हो, उसके ऊपर बीटा का मान निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ। इस रिलेशन से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाले में निकाला था। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, बीटा S1 T2 माइनस T1 इक्वल टू S2 माइनस S1। S1 को इस तरफ ले आते हैं, मैं इसको घुमा लेता हूँ, S1 प्लस बीटा S1 T2 माइनस T1 या S2 इक्वल टू S1 कॉमन, B1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ये रिलेशन हम B के नाम से रखते हैं। ये रिलेशन हमें बाद में काम में आएगा, हम जब रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पढ़ेंगे तब हमें ये काम में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं ये रिलेशन डिराइव कैसे होगा। ठीक, तो जनरली हमारा मेन जो रिलेशन है वो ये है, बीटा इक्वल टू S2 माइनस S1, S1 T2 माइनस T1। ये किस पे निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर की इकाई पर निर्भर कर रहा है, लेकिन एरिया की इकाई पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं आयतन प्रसार गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आयतन प्रसार गुणांक क्या, आयतन में वृद्धि। अब ये क्या कह रहा है, आयतन में वृद्धि ये समानुपाती होगा प्रारंभिक आयतन के साथ और समानुपाती होगा तापमान में वृद्धि के साथ। यानी मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक, इसका आयतन हम मान लेते हैं V1 आयतन है जब इसका तापमान है T1 तापमान में इसका आयतन V1 है। इसका अगर तापमान बढ़ाया जाए तब तापमान अगर इसका T2 कर दिया जाए तो आयतन बढ़ जाएगा, हमने जाना है। ठीक, हमने उदाहरण से जाना है। तो आयतन मान लेते हैं इसका V2 हो गया, जहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1। ठीक, तापमान अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, यह आयतन इसका बढ़ जाएगा, फैलेगा, तो आयतन हम मान लेते हैं क्या हुआ, V2 हुआ है। ठीक, तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई है, आयतन में वृद्धि कितनी हुई है, V2 माइनस V1 है आयतन में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि हुई है V2 माइनस V1, और तापमान में वृद्धि कितनी हुई है, वो है T2 माइनस T1, तो परिभाषा के हिसाब से आयतन में वृद्धि यानी V2 माइनस V1 ये समानुपाती होगा प्रारंभिक आयतन कितना है V1, और समानुपाती होगा तापमान में वृद्धि यानी T2 माइनस T1। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 समानुपाती V1 T2 माइनस T1। ठीक, T2 माइनस T1। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट स्थिरांक आएगा, जिसे हम लोग चिन्हित करेंगे गामा से, V1 T2 माइनस T1। और ये गामा ही असल में क्या है, आयतन प्रसार गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कौन है, गामा है। यानी गामा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 बटा V1 T2 माइनस T1। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन किसका, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का। वो क्या है? डिफरेंस इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे भी ध्यान देखोगे कि ये जो गामा जो है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन क्या ये वाकई में कांस्टेंट है? चाहे वो गामा हो या बीटा हो या अल्फा हो, तीनों ही जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इनका मान कांस्टेंट नहीं है। इनका मान डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए सेम एलिमेंट का ही, अगर सेम एलिमेंट का डिफरेंट टेम्परेचर रेंज अगर देखें तो उसमें क्या होगा? सेम डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए क्या होगा? मान इसका चेंज करेगा। दूसरा, ये जो गामा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के यूनिट पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का यूनिट ही आएगा, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ही आएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट ही बचेगा। यानी यहाँ पे गामा भी अल्फा एंड बीटा की तरह डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टेम्परेचर के यूनिट के ऊपर। यानी सेल्सियस स्केल में या तो 1/डिग्री होगा या 1/फ़ारेनहाइट होगा, या केल्विन स्केल में 1/K होगा। ठीक, यानी ये निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन के ऊपर। कौन सा स्केल इस्तेमाल करें? यानी सेल्सियस स्केल में इसका जो मान होगा फ़ारेनहाइट स्केल में मान अलग होगा, क्योंकि हमें मालूम है, इसके पहले उदाहरण में हमने देखा था कि 1 फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर हो रहा है, तो 1 फ़ारेनहाइट स्केल का रिप्रेजेंट किसके बराबर हो रहा है? 5/9 डिग्री सेल्सियस के बराबर। यानी सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा वो 5/9 टाइम्स होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, तो चेंज होगा। तो गामा का मान वॉल्यूम का यूनिट पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? टेम्परेचर के यूनिट पर निर्भर कर रहा है गामा का मान। यानी गामा जो है, चाहे वो बीटा हो या अल्फा हो, तीनों ही जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ज़रूर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी स्थिरांक है, लेकिन उनका मान स्थिरांक नहीं है। यानी सेम एलिमेंट का ही, सेम मैटर का ही अगर हम देखें, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज, डिफरेंट टेम्परेचर यानी 1 से 2 डिग्री अगर बढ़ा है किसी का, उसमें जो गामा का मान होगा, अगर वो 20 से 21 डिग्री बढ़ाएंगे तो वहाँ पे गामा अल्फा एंड बीटा का मान अलग होगा। अगर किसी को 100 डिग्री से 101 डिग्री ले जा रहे हैं, तब उसमें गामा अल्फा एंड बीटा का मान अलग होगा, सेम एलिमेंट का ही। तो ये जो गामा हो, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, उन तीनों का मान है ज़रूर ये लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक, स्थिरांक है, लेकिन उनका मान कांस्टेंट नहीं है, उनका मान बदल रहा है। ठीक, तो ये हुआ अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस रिलेशन से एक और रिलेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके पहले भी हमने निकाला था, जस्ट हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो होगा V1 गामा T2 माइनस T1 इक्वल टू V2 माइनस V1। अब V1 को इधर लेके आते हैं, मैं इसको घुमा देता हूँ। V2 इक्वल टू V1 प्लस V1 गामा T2 माइनस T1, या V1 कॉमन अंदर रह गया 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 V2, इसे लेते हैं C, इक्वेशन C नाम। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग जब अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए सिर्फ कैसे डिराइव हुआ ये जान लो। ठीक, तो यहाँ हमने जान लिया आयतन प्रसारण गुणांक क्या है, वो किस तरह से हम डिराइव करते हैं, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, और उसका मान कैसे बदलेगा फ़ारेनहाइट या सेल्सियस स्केल में, या उसका एक जनरल रूप भी हमने देख लिया। इस रूप का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा में क्या संबंध है, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, या रेखिक प्रसारण गुणांक, क्षेत्रफल प्रसारण गुणांक या आयतन प्रसारण गुणांक में क्या संबंध है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा में क्या संबंध है। तो इसके पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था वहाँ मैंने बार बार कहा था इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी हमें बाद में काम आएगा। तो इक्वेशन ए, बी और सी मैंने तीनों लिख दिया है। ये है क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक के लिए, ये था क्षेत्रफल प्रसारण गुणांक के लिए, और ये है आयतन प्रसारण गुणांक के लिए, ये रैखिक प्रसारण गुणांक के लिए था। तो सेम इक्वेशन ही लिखा गया। अब इस इक्वेशन में हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे और क्यों करेंगे, ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने देखा था अल्फ़ा यानी रैखिक प्रसारण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो, या बीटा या गामा, ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट होने के बावजूद भी इनका मान स्थिर नहीं है। इनका मान जो था वो क्या था? स्थिर नहीं था, जो कि एक कांस्टेंट का होना चाहिए था। ये मान निर्भर किसके ऊपर कर रहा था? ये हमने देखा था, ये अल्फ़ा का मान जो है वो लंबाई की इकाई पे तो निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन निर्भर किस पे कर रहा था? टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर का कौन सा स्केल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो या फ़ारेनहाइट स्केल हो, उसके ऊपर अल्फ़ा का मान चेंज हो रहा था।
और एक जगह अल्फ़ा का मान चेंज होता है, अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो, कि टेम्परेचर रेंज, कौन से रेंज में टेम्परेचर सिलेक्ट किया गया। जैसे उदाहरण के लिए मान लें किसी एक पदार्थ का प्रारंभिक तापमान T1 था 10 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर हुआ T2 हुआ मान लो 11 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से 11 किसी एक पदार्थ का। उसी पदार्थ का तापमान अगर हम 99, इनिशियल टेम्परेचर 99 हो और फाइनल टेम्परेचर हो 100, तो भी एक ही डिग्री का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि 10 से 11 में जब परिवर्तन हो रहा था, 10 से 11 में जब परिवर्तन हो, तब जो अल्फ़ा का मान होगा 99 से 100 में अल्फ़ा का मान थोड़ा बदल जा रहा है। यानी कौन सा टेम्परेचर रेंज है, इस टेम्परेचर रेंज में भी अल्फ़ा का मान या बीटा का मान हो या गामा का मान हो चेंज कर जाता है। तो इसीलिए अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो, ये मान कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए इसे एक्यूरेट, एकदम सटीक मान निकालने के लिए इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 वो हमेशा 0 माना जाता है, यानी T1 0 डिग्री होगा और T2 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 को 0 माना जाता है और फाइनल टेम्परेचर T2 को हम लोग मान लेते हैं T, ये कुछ भी हो सकता है, T2 को मान लेते हैं T। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तब उसका लेंथ क्या था, देखो L1 था। तो T1 में टेम्परेचर क्या था 0, उसको हम सुविधा के लिए L1 को हम मान लेते हैं L0। ये L0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, जब टेम्परेचर 0 है तो लेंथ L है, ठीक। और जब टेम्परेचर T है तो इसका जो फाइनल लेंथ क्या था, L2 था। T2 टेम्परेचर में लेंथ L2 था, तो T2 टेम्परेचर को हमने T माना है, तो L2 को हम लोग सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, LT मान लेते हैं, ठीक। तो ये जो टेम्परेचर, ये जो रेंज है, ये इक्वेशन क्या बदल जाएगा, ध्यान से देखो। L2 को हम लोग लिखेंगे LT, L1 को लिखेंगे L0, 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, T1 तो 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ T2, और T2 को हमने क्या माना है, T। तो ये हो गया अल्फ़ा T, ये हो गया इक्वेशन। सिमिलरली ये इक्वेशन बन जाएगा S0, S1 जो हो जाएगा, S1 को मानेंगे S0 और S2 को मानेंगे ST। सिमिलरली उसी प्रकार से V1 को मानेंगे V0 और V2 को मानेंगे VT, ठीक। ये जो सफिक्स है ये क्या सिंबल कर रहा है, कौन सा टेम्परेचर है। 0 डिग्री में टेम्परेचर अब आयतन V है, 0 डिग्री में एरिया S है, T डिग्री में एरिया S है, T डिग्री में वॉल्यूम V है, सिग्निफाई कर रहा है, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, S2 हो जाएगा ST, S1 हो जाएगा S0, 1 प्लस बीटा, T1 चूँकि 0 तो हो गया बीटा T। और सिमिलरली ये बन जाएगा VT इक्वल टू V0, 1 प्लस गामा T। तो ये इक्वेशन इस रूप में बदल गया, ठीक। तो ये इक्वेशन हमने क्यों इस्तेमाल किया, ये इक्वेशन हमने क्यों बदला, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए, अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो। क्योंकि हमने देखा कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा का मान टेम्परेचर रेंज में भी बदल रहा है, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमेशा 0 मान लेते हैं, ठीक। तो ये तो हमें मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब हम किस तरह से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा में रिलेशन निकालते हैं। तो L क्या निकला, LT है L0, 1 प्लस अल्फ़ा T। ये किसी भी, कोई भी एक, मान लो एक आयतन है, एक क्यूबॉइड है और एक स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर का एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो हमने देखा था जब तापमान देंगे, जब ऊष्मा प्रदान की जाएगी तो इसका लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा। तो लेंथ अभी इसका तापमान है T0 और लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगा, LT। तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, LT इक्वल टू L0, 1 प्लस अल्फ़ा T, इसका लेंथ होगा। सिमिलरली इसका ब्रेथ बढ़ेगा तो क्या होगा, BT इक्वल टू B0, 1 प्लस अल्फ़ा T, ठीक है। लेंथ अगर बढ़ रहा है, ये भी लेंथ है, असल में ये चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है, उसको हम बोलते हैं B है, उसे हम सिम्बलाइज करते हैं B से, लेकिन है तो वो भी एक लंबाई है। तो अगर LT लंबाई, अगर ये लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं LT इक्वल टू L0, 1 प्लस अल्फ़ा T, तो ठीक उसी प्रकार से BT को भी लिख सकते हैं B0, 1 प्लस अल्फ़ा T। और इस केस में अगर ऊंचाई, देखो इसकी भी लंबाई है, चौड़ाई है, तो इस केस में क्यूबॉइड में ऊंचाई भी है, इसको हम बोल सकते हैं HT, T डिग्री टेम्परेचर में, तो वो HT हो जाएगा H0, 1 प्लस अल्फ़ा T, ठीक। LT इक्वल टू L0, 1 प्लस अल्फ़ा T, BT इक्वल टू B0, 1 प्लस अल्फ़ा T और HT इक्वल टू L0, 1 प्लस अल्फ़ा T। सिर्फ इस इक्वेशन की मदद से आसानी से, क्योंकि ये तीनों की तीनों तो लंबाई है, उस लंबाई का इस्तेमाल करके हम लोग, लंबाई चौड़ाई का इस्तेमाल करके हम लोग एरिया निकालेंगे, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का इस्तेमाल करके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। तो ये तीनों समझ में आए, ये कैसे हुआ।
ठीक, अब देखो, अब मेरे पास जो है एस टी इक्वल टू एस जीरो वन प्लस बीटा टी है। ठीक, और एस क्या होता है, एस है एरिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी ये जो लंबाई है एल टी, फाइनल लेंथ एल टी और फाइनल ब्रेथ बी टी, इन दोनों का गुना करें, यानी एल टी इंटू बी टी अगर करें तो क्या होगा, ये होगा एल ज़ीरो वन प्लस अल्फ़ा टी इंटू बी ज़ीरो वन प्लस अल्फ़ा टी, यही होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, एल टी इंटू बी टी ये है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, फाइनल लेंथ इंटू ब्रेथ, फाइनल लेंथ इंटू ब्रेथ असल में क्या है, एस टी होगा, और ये वाला इक्वेशन क्या होगा, एल ज़ीरो बी ज़ीरो वन प्लस अल्फ़ा टी का स्क्वायर। क्लियर, एल ज़ीरो बी ज़ीरो क्या है, इनिशियल लेंथ और इनिशियल ब्रेथ, असल में वो होगा एस ज़ीरो, और ये अगर इक्वेशन तोड़ेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर में तो वन वन स्क्वायर यानी वन, टू अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ हुआ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, अब अगर टेबल पे ध्यान दो, तुम्हारे किताब में भी तुम्हें मिलेगा, इस यहाँ पे भी देख सकते हो, टेबल पे अगर ध्यान दो तो अल्फ़ा का मान अगर आयरन सोचे, अल्फ़ा का मान अगर क्या है 12.0 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस में अल्फ़ा का मान है 12.0 10⁻⁻6 सिर्फ अल्फ़ा का मान है। ठीक, यानी अल्फ़ा का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 12.0 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा स्क्वायर हुआ है, तो अल्फ़ा अगर स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻12, यानी ये वाला जो क्वांटिटी होगा, ये वाला जो राशि है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, 10 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12। ये इतना छोटा क्वांटिटी है कि इसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, यानी इसे हम लोग नहीं लेने से भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी इकाई बन जाएगी जब इसका स्क्वायर होगा। तो बच क्या जाएगा, अगर ये नेग्लेक्ट होगा तो बच क्या जाएगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी एस टी इक्वल टू एस ज़ीरो वन प्लस टू अल्फ़ा टी, ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, एस टी एस ज़ीरो वन वन, बीटा की जगह देखो क्या है 2 अल्फ़ा और टी की जगह टी है, यानी बीटा असल में का मान क्या निकला 2 अल्फ़ा। बीटा इक्वल टू क्या निकल रहा है, बीटा इक्वल टू निकल रहा है 2 अल्फ़ा। क्लियर, तो ये हुआ पहला रिलेशन, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये है पहला। सिमिलरली अब हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो एरिया निकला, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एल टी इंटू बी टी इंटू एच टी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फाइनल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये किसके बराबर होगा, इन तीनों को इंटू कर देंगे, क्या होगा एल ज़ीरो बी ज़ीरो एच ज़ीरो, और देखो ध्यान से ये हो जाएगा वन प्लस अल्फ़ा टी का होल क्यूब, क्योंकि देखो सब जगह वन प्लस अल्फ़ा टी वन प्लस अल्फ़ा टी वन प्लस अल्फ़ा, तीनों बार गुना करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर, अब एल टी बी टी इंटू वी टी ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और एल ज़ीरो बी ज़ीरो एच ज़ीरो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। अब ए प्लस बी होल क्यूब में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, वन क्यूब, यानी वन क्यूब वन ही होगा, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही होगा, बी क्या होगा अल्फ़ा टी, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी थ्री इंटू वन थ्री होगा, और बी स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब, ये हो गया अल्फ़ा क्यूब टी क्यूब। अब देखो अल्फ़ा का मान जब हमने देखा था स्क्वायर में ही छोटा हो रहा है, स्क्वायर में ही छोटा हो रहा है, तो क्यूब में तो और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, क्यूब में और छोटा हो जाएगा, यानी ये दोनों क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये दोनों क्वांटिटी हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो बच क्या जाएगा, वी ज़ीरो वन प्लस थ्री अल्फ़ा टी। ठीक, अब दोबारा कंपेयर करो किसके साथ, इसके साथ, ये वी टी के साथ अगर हम इस वी टी को कंपेयर करें, देखो यहाँ पे वी टी है, यहाँ पे वी ज़ीरो है, यहाँ पे भी वी ज़ीरो है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे गामा है, और यहाँ पे क्या है थ्री अल्फ़ा है, और टी की जगह यहाँ पे भी टी है, तो यानी गामा का मान निकल रहा है थ्री अल्फ़ा। यानी इन दोनों रिलेशन से, रिलेशन वन रिलेशन टू से हमें क्या निकल रहा है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये हो गया। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा में क्या रेशियो अगर निकाले तो देखो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू ये है 1/2, और सिमिलरली अल्फ़ा बाई गामा इक्वल टू
1/3, यानी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, रेशियो 1:2:3। ठीक, तो बीटा इक्वल टू है 2 अल्फ़ा और गामा इक्वल टू है 3 अल्फ़ा। तो यही है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड गामा, या रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ 1:2:3। क्लियर? तो यही है तुम्हारा अल्फ़ा बीटा और गामा में संबंध। ठीक है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग ये क्षेत्रीय प्रसारण के या ऊष्मीय प्रसारण के। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ बना रखा है एडवांटेज में एक थर्मोस्टैट। अब थर्मोस्टैट क्या होता है? थर्मोस्टैट में दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है अभी थोड़ी देर में जानते हैं। दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़ा जाता है। और थर्मोस्टैट का इस्तेमाल कहाँ होता है सबसे पहले जानो, फायर अलार्म हो, हीटर हो, ओवन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, जहाँ ऑटोमेटिक सर्किट ऑन होता है और ऑटोमेटिक सर्किट ऑफ होता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण तुमने अपने घर में जो आयरन यानी हीटर जो इस्तेमाल होता है, जो जिससे तुम लोग कपड़े इस्त्री करते हो, वो देखा होगा। वो अपने आप ऑटोमेटिक वो ऑन होता है, कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है चलते चलते। फिर जैसे ही वो ठंडा होता है फिर ऑन हो जाता है, फिर गर्म होता है। तो ये ऐसा हो कैसे रहा? तो असल में उसमें क्या लगाया गया, उसमें सर्किट इस प्रकार का, दो अलग अलग धातुओं को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें से एक धातु है इनवर और एक है ब्रास। अब इसको इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि इनवर जो धातु है इसका अल्फ़ा, इसका रेखीय प्रसारण गुणांक अल्फ़ा जो है वो है 0.7 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और ब्रास जो है इसका जो है वो है 16 या 18.7 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। देखो इससे इसका रेखीय प्रसारण गुणांक बहुत ही ज़्यादा है, यानी जितना ये प्रसारण होगा, जितना इनवर का प्रसारण होगा, ब्रास का प्रसारण उससे बहुत ज़्यादा होगा। ये 0.7 और ये 18.7, इससे बहुत ज़्यादा। यानी जब ये गर्म होंगे, जैसे ही देखो ये सर्किट कंप्लीट है, बैटरी के ज़रिए सर्किट कंप्लीट, और जब भी करंट इसमें से फ्लो करेगा तो एक प्रतिरोध का ही काम करेगा, प्रतिरोध में काम करेगा, तो इसमें से जब करंट जाएगा तो क्या होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी, जो हमने प्रतिरोध चैप्टर में जाना हुआ है किस तरह से ऊष्मा निकलती है। तो इसमें गर्म होगा, गर्म होने के फलस्वरूप क्या होगा, इसका प्रसारण होगा। अब कौन ज़्यादा फैलेगा? जैसे कि हमने देखा ब्रास ज़्यादा फैलेगा 18.7। तो यहाँ पे दो धातु देने की क्या ज़रूरत थी? एक धातु देते, मान लो सिर्फ ब्रासी को देते तो भी तो वो फैलता, तो दो देने की क्या ज़रूरत थी? तो इसके पीछे कारण क्या है कि अगर मान लो यहाँ सिर्फ अकेला ब्रास होता, ये इनवर वाला धातु नहीं होता, तो अगर ये फैलता भी तो हो सकता था ये इसी तरफ मुड़ जाए, फैलेगा तो गल के हो सकता था, या फैलने के बाद हो सकता था इसी तरफ मुड़ जाए। तो अगर इसी तरफ मुड़ेगा तो कांटेक्ट तो बना ही हुआ है, देख, लेकिन ये मुड़ किस तरफ रहा है, इस तरफ। जब इस तरफ मुड़ेगा तभी कांटेक्ट टूट रहा है। तो इस तरफ इसे मोड़ने के लिए, इसे बाईं तरफ मोड़ने के लिए इसके इस तरफ में लगाया गया है इनवर, ऐसा धातु जिसका रेखीय प्रसारण गुणांक इससे कम है। यानी ये जो धातु फैल रहा है इस तरफ फैल रहा है, किसकी वजह से? इस वाली धातु की वजह से, यानी इनवर की मदद से ही ब्रास जो है इस तरफ फैल रहा है। अगर इनवर इस तरफ नहीं होता तो ब्रास हो सकता था इसी तरफ जाए, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो भी सकता था कि इसी तरफ जाए, लेकिन इनवर लगाने से ये हमेशा इसी तरफ मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेखीय प्रसारण गुणांक इससे, ब्रास से कम है, और कम है यानी कम फैलेगा। तो ज़्यादा फैलने वाली चीज़ किस तरफ जाएगी? इसी तरफ जाएगी। क्योंकि अगर इस तरफ जाएगी, मान लो ये अगर इस तरफ ना होके मुड़ता इस प्रकार से अगर मुड़ता, तो अब ध्यान से देखो तो कौन ज़्यादा फैल रहा है? फैल तो इनवर्स ज़्यादा रहा। अगर इस तरफ मुड़ता तो इनवर्स ज़्यादा फैल रहा है, ब्रास कम फैलता, लेकिन इनवर का रेखीय प्रसारण गुणांक तो कम है, यानी ये कम फैलेगा। कम फैलने के लिए इसे हमेशा इसी तरफ मुड़ना पड़ेगा, और अगर इस तरफ मुड़ेगा तो सर्किट टूट गया। और जैसे सर्किट टूटा तो होगा क्या, हमारा जो भी मान लो हमारा आयरन ही है, वो क्या हो रहा है, अब वो ठंडा हो रहा है, उसमें कनेक्शन नहीं हो रहा है, यानी उसमें करंट नहीं जा रहा, वो गर्म नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उसकी ऊष्मा धीरे धीरे बाहर जा रही है। धीरे धीरे जब बाहर जाएगी तो ठंडा होगा, और ठंडा होने से हमें मालूम है उसमें प्रसारण में जब हमने जाना है कि ऊष्मा जब निकल जाती है दोबारा संकुचन होता है, यानी दोबारा ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा, और जैसे ही अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा यहाँ कांटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट हो गया फिर से गर्म होना स्टार्ट करेगा, और फिर जब गर्म होगा तो क्या होगा, यही प्रक्रिया दोबारा चलती रहेगी, यानी ऑन ऑफ। यानी तुम्हारे घर में जितने भी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स है,
चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, हीटर हो, ओवन हो, फायर अलार्म हो, इन सब में क्या इस्तेमाल होता है? थर्मोस्टेट इस्तेमाल होता है। तो ये है एडवांटेज, बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे ऊष्मीय प्रसारण का। डिसएडवांटेज देखो क्या है। एक डिसएडवांटेज तुमने इसके पहले के वीडियो में देखा ही होगा, जहां हमने देखा था रेल के ब्रिज देखे थे, रेल की पटरियां देखी थी, वो क्या होती थी? मुड़ जाती हैं, एक वो डिसएडवांटेज है। दूसरा हमने ये भी देखे थे, विद्युत के तार किस तरह से लटक जा रहे थे, वो डिसएडवांटेज है। यहाँ पे देखो एक ब्रिज लगाया गया, ठीक। अब ब्रिज भी तो धातु के बने होते हैं। सोचो हावड़ा ब्रिज जो है धातु का बना हुआ है, अगर उसमें भी उसमें प्रसारण होगा, तो अगर मान लो उसके दोनों सिरे फिक्स्ड होते, मान लो ये रोलर, ये गोल सा रोलर नहीं होता, दोनों सिरे अगर फिक्स्ड होते, जब ये प्रसारण होता तो जो ऊपर के जो रास्ते हैं वहाँ क्रैक पड़ जाते, या उसके स्ट्रक्चर में भी खराब हो जाती, प्रसारण भी होता, फिर सिकुड़ भी जाता। तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है इतने 100 सालों से ऊपर जो हावड़ा ब्रिज आज तक टिका हुआ है, कारण क्या है कि यहाँ पे वो सिर्फ वही नहीं, जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं उसके एक सिरे पे एक रोलर लगाया जाता है। रोलर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब ये प्रसारण होगा तो ब्रिज जो है रोल करके इस तरफ आ जाए, ताकि इसके स्ट्रक्चर में कोई क्षति ना पहुंचे, और फिर जब संकुचन होगा तो रोलर की मदद से ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, ठीक। तो ये है इसका डिसएडवांटेज, जिसको इस रोलर की मदद से ठीक किया गया, ठीक है। ब्रिजेस में, रेल ट्रैक्स में हमने डिसएडवांटेज देखे हैं। तो उसमें प्रसारण के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, तुम इसे जान लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्मोस्टेट है, ये काम किस तरह से करता है, इसका सर्किट कैसा है, ध्यान से देखो, और ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ब्रास और इन्वर, यानी अगर यहाँ पे इस तरफ जो धातु है उसका रेखीय प्रसारण गुणांक ज़्यादा है इस तरफ वाली धातु से, यानी बाएं हाथ में हम ऐसा धातु नहीं लगाएंगे जिसका रेखीय प्रसारण गुणांक इससे भी ज़्यादा हो। जैसे मान लो यहाँ शीशा, लेड अगर लगाता जिसका रेखीय प्रसारण गुणांक इससे भी ज़्यादा है, तो होता क्या, ये धातु किस तरफ मुड़ता? इसी तरफ मुड़ता, और इस तरफ मुड़ता तो सर्किट टूटता ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए इस तरफ ऐसा धातु लगाया गया है जिसका रेखीय प्रसारण गुणांक ब्रास से कम है, जो कि इन्वर है, तो वो इस तरफ मुड़ेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया?